So hello students, today we will see in this video about visualizing the nation. So हमारा यहाँ से ये कुछ टॉपिक जो है कुछ बाकी रह गया था हमारा, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं ये चैप्टर. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, यानी कि किसी भी रूलर हो, किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो आपके किसी एरिया के हो, तो अगर उस रूलर को रिप्रेजेंट करवाना है तो आपको पोर्ट्रेट या फिर स्टेचू के द्वारा आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो. हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन? कैसे मतलब वो रूलर जो होता है वो अपना एक देश का या फिर एक राष्ट्र का किस तरह से मतलब एक फेस बन जाता है, एक आइकन बन जाता है, तो ये आप एक पोर्ट्रेट और स्टेचू के द्वारा बता सकते हो, है ना. जैसे अभी यहाँ हम देख सकते हैं ये आपका एक पिक्चर है, ठीक है, यानी कि ये पोर्ट्रेट है. इस पोर्ट्रेट के द्वारा रूलर के बारे में पता चल जाता है. आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में उन्होंने ये तरीका ढूंढा था. नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स. अब यहाँ हम देखते हैं कि 19वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान जो नेशंस आपके रिप्रेजेंट किए जाते थे रूलिंग के लिए, तो वो आपके फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल किया करते थे. यहाँ हम देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है ना. तो फीमेल फिगर्स के द्वारा ये क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे. दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन. इस तरह से ये आपके फीमेल जो फिगर्स है तो वो आपके क्या बन गया, एलिगरी बन गया, ठीक है. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रेट द आइडियाज सच एज लिबर्टीज, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. अब यहाँ पे हम फ्रांस की क्रांति की अगर रिकॉल करते हैं तो हम पाएंगे कि बहुत सारे जो आपके राष्ट्रवादी विचार थे, जैसे कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, जस्टिस यानी न्याय, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, तो ऐसे बहुत सारे विचार जो है वो आपके रिप्रेजेंट किए गए पोर्ट्रेट के द्वारा और फीमेल एलिगरी के द्वारा. ठीक है. सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century to represent the nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic, the red cap, the tricolor and the cockade. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारी नारी के एलिगरी बनाकर वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे रेड कैप, ट्री कलर, बहुत सारे ऐसे आपके फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व होते थे, ठीक है. तो इसके द्वारा वो रिप्रेजेंट करते थे. स्टैट्यूज ऑफ मरियन statues of Marians were erected in public square to remind the public of the national symbol of unity and persuade them to identify with it. अब यहाँ पे जब भी वो लोग पोर्ट्रेट में उनको रिप्रेजेंट करते थे तो उनके बहुत सारे ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, जो लक्षण होते थे, उन्हें वो प्रदर्शित करते थे. यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में, तो कभी उन्हें अपनी एक अस्तित्व के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था. मरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स एज वेल. बराबर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मरियन जो थी उसका बहुत सारे कॉइन्स पे, स्टैम्प्स में भी उसके इमेजेस आपके खुदाए गए थे. सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. इस तरह से आपके जर्मन नेशन का जर्मेनिया भी आपका क्या बन गया, एलिगरी बन गया. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया wears a crown of oak leaves as the German oak stands for the heroism. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जर्मन नेशन में जर्मेनिया जो है उनको दिखाया गया कैसे, ऑक लीव्स के द्वारा. ऑक एक ट्री है, उसके जो लीव्स है उनके प्रदर्शन के रूप में, उनके रिप्रेजेंटेशन के रूप में इनको दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जर्मन का जो ऑक है वो उनका हेरोइज्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है. एलिगरी का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे एलिगरी का मतलब हो गया अबस्ट्रैक्टेड आइडिया. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों.
यहाँ हम कुछ पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आपको देखो फीमेल एलिगरी का दिया हुआ है। ओके, एंड नाउ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का यहाँ पे हम विस्तार से वर्णन देखेंगे। तो क्या होता है नेशनलिज्म, अब तक हमारा ये चैप्टर खत्म सा हो रहा है यहाँ पे। तो नेशनलिज्म के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो अब उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको नेशनलिज्म के बारे में जानकारी जुट चुकी होगी। और इंपीरियलिज्म के बारे में हम देखते हैं। तो इंपीरियल का मतलब होता है साम्राज्य, यानी कि जो साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, अपना रूल पावर, अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जो बहुत ज्यादा इंपीरियलिज्म में आते हैं। और नेशनलिज्म डायरेक्ट जो है इसका अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि नेशनलिज्म में हमेशा इंपीरियलिज्म की कटवाई हुई है, हमेशा इसका अपोजिशन में ही दोनों का रोल हुआ है। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment for the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो आपके 19th सेंचुरी के फर्स्ट जो सॉरी लास्ट क्वार्टर में ज्यादा नहीं टिक सका, अपने लिबरल और डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट थे उनको भी ज्यादा फैला नहीं सका था, बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। लेकिन यहाँ पे ये एक संकीर्ण भावना के रूप में बढ़ चुका था। नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे जितने भी नेशनलिस्ट आपके ग्रुप बने थे वो मतलब दूसरे ग्रुपों से हमेशा मतलब क्या करते थे, इंटॉलरेंट भाव रखते थे, यानी कि उन्हें वो पसंद नहीं होता था, या फिर कभी कभी उनसे सही सणुता हम समझ सकते हैं कि उनके बीच में तालमेल यानी बैलेंस नहीं रहता था। एवरीवेयर दे वांटेड टू रेडी टू गो टू वार। अब ये क्या करते थे, हमेशा मतलब वार के लिए तैयार तत्पर रहते थे। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist army ends। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यूरोपियन जो पावर्स थी वो हमेशा ही मतलब नेशनलिस्ट एक्सपीरियंस के द्वारा लोगों की सहायता के द्वारा इम्पीरियलिस्ट अपने एम को पूरा करते थे वो लोग। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन यूरोप आफ्टर 1837 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। अगर हम यूरोपियन नेशनलिस्ट के बारे में अगर डीप में अगर जाते हैं तो हम पाएंगे कि बाल्कन एरिया जो 1871 के बाद में एक बहुत ज्यादा टेंशन से भरा हुआ था। द बाल्कन्स was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। अब यहाँ हम बाल्कन में देखते हैं तो ये जियोग्राफिकल में क्या क्या थे, तो रोमानिया से लगाकर हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्बिया वगैरह ये सब छोटे मोटे स्टेट्स इसमें जुड़े हुए थे। और यहाँ के जो लोग थे, वो जो निवासी थे वो स्लेव्स के नाम से जाने जाते थे। A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire। एक बहुत बड़ा बाल्कन का जो हिस्सा है वो आपके ऑटोमन एम्पायर का एक कंट्रोल में हुआ करता था। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि ओटोमन जो एम्पायर है वो धीरे धीरे अपने शक्ति का संचय कर रहा था, किसके द्वारा, मॉडर्नाइजेशन के द्वारा, आधुनिकता के द्वारा और इंटरनल रिफॉर्म्स के द्वारा, आंतरिक कुछ सुधार वो कर रहा था ओटोमन एम्पायर, तो इससे वो आगे बढ़ रहा था। तो बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन द नेशनलिस्ट or nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। अब यहाँ पे बाल्कन के निवासी जो थे वो कभी कभी तो क्या हो जाते थे, आजाद हो जाते थे, बराबर, लेकिन ये भ्रम ही था उनके लिए, लेकिन जल्द ही वो क्या बन जाते थे, फॉरेन पावर्स की कंट्रोल में आ जाते थे। यानी कि उन्हें सफलतापूर्ण रूप से कभी नहीं मिल पाती थी, फुल फ्रीडम में उन्हें कभी मौका नहीं मिला था। हम बात कर रहे हैं 1870 के बाद की, बराबर। एज द डिफरेंट Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan areas became an area of intense conflict। और इस तरह से वो वहाँ पे बहुत सारे संघर्षों का एक बाल्कन हिस्सा बन चुका था। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली jealous of each other। और बाल्कन में जितने भी जो स्टेट्स थे, अभी हमने देखा बुल्गारिया वगैरह, तो ये एक दूसरे से jealousy रखते थे, हम एक मतलब जलते थे। During this period there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूरोपियन पावर्स के बीच में इस दौरान जो हमारा 1870 के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय ट्रेड और कॉलोनी का विस्तार करने के लिए बहुत सारे यूरोपियन पावर्स में एक खलबली मची हुई थी। और ये लोग अपनी नेवी जल शक्ति, नेवी यानी नेवल का मतलब होता है नेवी, और नेवी का मतलब होता है जल शक्ति, ठीक है, जिसमें नेवी आती है आपके, ठीक है, जैसे हम समझ सकते हैं कि जल सेना, ठीक है, और मिलिट्री शक्ति को भी ये लोग आगे फैला रहे थे, बढ़ा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers or the Balkans and extending its own control over the area। This led to a series of wars in the region and finally the First World War। और इस तरह से
हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन पावर में क्या क्या थे, ये देखिए रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, यहाँ पे ये यूरोपियन पावर्स थे और बाल्कन्स के ऊपर और इसके आसपास के एरिया में अपनी शक्ति को वर्धित कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और इस वजह से बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे छोटे मोटे आपके वार हुए थे और उनकी एक श्रृंखला के रूप में बढ़ती गई और अंत में हम सब ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ तो याद रखना 1914 को ये शुरू हुआ था। नेशनलिज्म aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। यहाँ हम जब देखते हैं इन लोगों की एक नेशनलिज्म था, बराबर है, अपनी राष्ट्रीय भावना थी, क्योंकि वो लोग अपने राष्ट्र को बढ़ा रहे थे, बराबर, वो गलत कर रहे थे। हम समझ सकते हैं कि ये लोग गलत कर रहे थे कि दूसरे स्टेट्स पर अपना हाईजिक कर रहे थे, कंट्रोल पावर, अपना कंट्रोल और पावर वहाँ पे फैला रहे थे। तो लेकिन ये अपने देश के लिए तो नेशनलिज्म था, ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए तकलीफ हो सकता है, बराबर, क्योंकि एक का अधिकार दूसरों को तकलीफ दे सकता है। Many countries in the world which had been colonized by European powers, बहुत सारे देख सकते हो कि कंट्रीज जो है वो आपकी यूरोपियन पावर्स के द्वारा एक कॉलोनी बना दी गई थी। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। अब यहाँ हम सब समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ होता है नेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे इंपीरियलिज्म बढ़ रहा था तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना भी साथ साथ में बढ़ रही थी, डेवलप हो रही थी। दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, और ये सब लोग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर रहे थे, मांग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। यहाँ पे नेशनलिज्म तो यहाँ सब जगह बढ़ रहा था, लेकिन यूरोप का नेशनलिज्म ज्यादा टिक नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने अब अपने नेशनलिज्म को भांपना शुरू कर दिया था। और उन लोगों ने जैसे ही अपने देश के लिए नेशनलिज्म भांप लिया, तब लोगों के अंदर एक नेशन स्टेट्स के रूप में मान्यता भी चलती गई, और ये बाद में एक नेचुरल पावर के रूप में, यूनिवर्सल रूप में सबने एक्सेप्ट किया कि एक राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है, और ये सेकंड चैप्टर जो है आपका वो ओमिटेड है वैसे भी, ठीक है। चाइना इंडो के बारे में हम देखते हैं, लेकिन अब नहीं देख पाएंगे इसको, लेकिन फिर कभी देखेंगे। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। सो वी विल सी आवर चैप्टर थर्ड after this video, okay?